हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल अंडरस्टूड अड्डा। इस वीडियो में हम सब लुसेंट समान ज्ञान का जो न्यू बुक आया है उससे रसायन विज्ञान को पढ़ने वाले हैं। रसायन विज्ञान के अंतर्गत कुल 16 टॉपिक पढ़ना है, जिनमें से हम सब 7 टॉपिक पढ़ चुके हैं। यदि आप सब उन वीडियो को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए गए हैं, आप सब वहां से उन वीडियो को देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम सब टॉपिक नंबर 8 से शुरू करते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। टॉपिक नंबर 8 है विलयन। विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों का समांग मिश्रण है जिनमें किसी निश्चित ताप पर विलय की आपेक्षिक मात्राएं एक निश्चित सीमा तक निरंतर परिवर्तित हो सकती है। किसी विलयन में विलय के कणों की त्रिज्या 10⁻⁻7 सेंटीमीटर से कम होती है, अतः इन कणों को सूक्ष्मदर्शी द्वारा भी नहीं देखा जा सकता है। उसके बाद है विलयन अस्थायी एवं पारदर्शक होता है। विलेय और विलायक यानी कि सोल्यूट एंड सोलवेंट। विलयन में जो पदार्थ अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में होता है उसे विलायक कहते हैं, तथा जो पदार्थ कम मात्रा में उपस्थित रहते हैं उन्हें विलेय कहते हैं। उसके बाद है जिस विलायक का डाइलेक्ट्रिक नियतांक जितना अधिक होता है वह उतना ही अच्छा विलायक माना जाता है। जल का डाइलेक्ट्रिक नियतांक का मान अधिक होने के कारण इसे सार्वत्रिक विलायक कहा जाता है। उसके बाद है विलयन के प्रकार। पहला है ठोस में ठोस का विलयन। इसका एग्जाम्पल है मिश्र धातुएं जैसे पीतल, तांबा में जास्ता। उसके बाद है ठोस में द्रव का विलयन। थेलियम में पारा का विलयन ठोस में द्रव विलयन का एग्जाम्पल है। उसके बाद है ठोस में गैस का विलयन। कपूर में वायु का विलयन ठोस में गैस विलयन का उदाहरण है। उसके बाद है द्रव में ठोस का विलयन। पारा में लेड का विलयन द्रव में ठोस विलयन का एग्जाम्पल है। उसके बाद है द्रव में द्रव का विलयन। जल में अल्कोहल का विलयन द्रव में द्रव का विलयन का एग्जाम्पल है। उसके बाद है द्रव में गैस का विलयन। जल में कार्बन डाइऑक्साइड का विलयन द्रव में गैस विलयन का एग्जाम्पल है। उसके बाद है गैस में ठोस का विलयन। धुआं वायु में आयोडीन का विलयन गैस में ठोस विलयन का उदाहरण है। उसके बाद है गैस में द्रव का विलयन। कोहरा, बादल, अमोनिया गैस का जल में विलयन का एग्जाम्पल है। और उसके बाद है गैस में गैस का विलयन। वायु गैसों का मिश्रण गैस में गैस विलयन का उदाहरण है। उसके बाद है विलायक का उपयोग। पहला उपयोग है औषधि के निर्माण में। दूसरा उपयोग है निर्जल धुलाई में पेट्रोलियम, बेंजीन, ईथर जैसे विलायकों का। तीसरा है इत्र निर्माण में। चौथा है अनेक प्रकार के पेय व खाद्य पदार्थों के निर्माण में। उसके बाद है संतृप्त विलयन के बारे में, जिसको इंग्लिश में सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहा जाता है। किसी निश्चित ताप पर बना ऐसा विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की अधिकतम मात्रा घुली हुई हो संतृप्त विलयन कहलाता है। उसके बाद है असंतृप्त विलयन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। किसी निश्चित ताप पर बना ऐसा विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की और अधिक मात्रा उस ताप पर घुलाई जा सकती है संतृप्त विलयन कहलाता है। उसके बाद है अति संतृप्त विलयन, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ऐसा संतृप्त विलयन जिसमें विलेय की मात्रा उस विलयन को संतृप्त करने के लिए आवश्यक विलेय की मात्रा से अधिक घुली हुई हो अति संतृप्त विलयन कहलाती है। उसके बाद है विलेयता यानी कि सोल्यूबिलिटी। किसी निश्चित ताप और दाब पर 100 ग्राम विलायक में घुलने वाली विलेय की अधिकतम मात्रा को उस विलेय पदार्थ की उस विलायक में विलेयता कहते हैं। विलेयता बराबर होता है विलेय की मात्रा बटे विलायक की मात्रा गुना 100। उसके बाद है किसी पदार्थ की विलायक में विलेयता
विलायक तथा विलेय की प्रकृति पर ताप एवं दाब पर निर्भर करती है। इस लाइन को फिर से पढ़ देते हैं। किसी पदार्थ की विलायक में विलेयता विलायक तथा विलेय की प्रकृति पर ताप एवं दाब पर निर्भर करती है। उसके बाद है विलेयता पर ताप का प्रभाव। समांतर ठोस पदार्थों की विलेयता ताप बढ़ने से बढ़ती है। कुछ ठोस पदार्थों की विलेयता ताप बढ़ाने से घटती है, जैसे सोडियम सल्फेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम नाइट्रेट आदि। उसके बाद है किसी द्रव में गैस की विलेयता ताप बढ़ाने से घटती है। उसके बाद है विलेयता पर दाब का प्रभाव। दाब बढ़ाने पर द्रव में गैस की विलेयता क्या होती है, बढ़ जाती है। उसके बाद है विलयन का सांद्रण। किसी विलायक या विलयन की इकाई मात्रा में उपस्थित विलेय की मात्रा को विलयन का सांद्रण कहते हैं। फिर से इस लाइन को पढ़ देते हैं। किसी विलायक या विलयन की इकाई मात्रा में उपस्थित विलेय की मात्रा को विलयन का सांद्रण कहते हैं। जिस विलयन में विलेय की पर्याप्त मात्रा घुली रहती है उसे सांद्र विलयन कहा जाता है, और जिसमें विलेय की कम मात्रा घुली रहती है उसे तन्नु विलयन कहा जाता है। सभी तन्नु विलयन असंतृप्त विलयन होते हैं। जो विलयन जितना ही अधिक तन्नु होता है वह उतना ही अधिक असंतृप्त होता है। उसके बाद है, और इसी में और लाइन है, जो विलयन जितना ही अधिक तन्नु होता है वह उतना ही अधिक असंतृप्त होता है। इसको पढ़ लिए थे। उसके बाद है परिक्षेपण। जब किसी पदार्थ के कण, परमाणु, अणु या आयन दूसरे पदार्थ के कणों के इर्द गिर्द छितरा दिए जाते हैं तो यह क्रिया परिक्षेपण कहलाती है। पहले पदार्थ को परिक्षेपित पदार्थ और दूसरे पदार्थ को परिक्षेपण माध्यम कहा जाता है। परिक्षेपण के फलस्वरूप दो प्रकार के पदार्थ बनते हैं। पहला है विषमांग पदार्थ, और जिसको निलंबन एवं कोलाइड कहते हैं, और दूसरा है समांग पदार्थ जिसमें वास्तविक विलयन आते हैं। तो सबसे पहले निलंबन के बारे में पढ़ लेते हैं, यानी कि इंग्लिश में बोलते हैं सस्पेंशन। इसमें परिक्षेपित कणों का आकार 10⁻³ सेंटीमीटर से 10⁻⁴ सेंटीमीटर या इससे अधिक होता है। इन्हें आँखों से देखा जा सकता है। इसके कण छन्ना पत्र के आर पार नहीं आ जा सकते हैं। ये अस्थायी होती है तथा इनके कणों में परिक्षेपण माध्यम से अलग हो जाने की प्रवृत्ति पाई जाती है। उदाहरण के लिए नदी का गंदा पानी, वायु में धुआं, यह सब निलंबन का एग्जाम्पल है। और इनके कणों का आकार कितना होता है, 10⁻³ सेंटीमीटर से 10⁻⁴ सेंटीमीटर के बीच होती है। उसके बाद कोलाइड के बारे में पढ़ लेते हैं। इसमें परिक्षेपित कणों का आकार 10⁻⁵ सेंटीमीटर और 10⁻⁷ सेंटीमीटर के बीच होती है। यानी कि कोलाइड के कणों का आकार 10⁻⁵ सेंटीमीटर से 10⁻⁷ सेंटीमीटर के बीच होता है। इसके कणों को नग्न आँखों की सहायता से देखा जा सकता है, बल्कि सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा जा सकता है। फिर से इस लाइन को पढ़ देते हैं। इनके कणों को नग्न आँखों की सहायता से नहीं देखा जा सकता है, बल्कि सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा जा सकता है। इसके कण छन्ना पत्र के आर पार आ जा सकते हैं, लेकिन चर्म पत्र में नहीं निकल सकते हैं। इसके कणों में परिक्षेपण माध्यम से अलग हो जाने की बहुत कम प्रवृत्ति पाई जाती है। उदाहरण के लिए दूध, गोंद, रक्त, स्याही, ये सब कोलाइड का एग्जाम्पल है। उसके बाद है कोलाइड के विभिन्न प्रकार। सोल, वैसा कोलाइड जिसमें ठोस कण द्रव में परिक्षेपित होते हैं उसे सोल कहा जाता है। रबर के दास्तानों का निर्माण विद्युत लेपन द्वारा रबर सोल से किया जाता है। इसमें क्या होता है, ठोस कण द्रव में परिक्षेपित होते हैं। उसके बाद है लेपन द्वारा रबर सोल से किया जाता है। इसको पढ़ लिए थे। जेल, वैसा कोलाइड जिसमें ठोस कण द्रव में समान रूप से परिक्षेपित तो होते हैं, पर उनमें
प्रवाहता यानी कि फ्लो नहीं होती है, जेल कहलाती है, जैसी जेली और जिलेटिन। उसके बाद है एरोसोल के बारे में। किसी गैस में द्रव या ठोस कणों का परिक्षेपण एरोसोल कहलाता है। फिर से इस लाइन को पढ़ देते हैं। किसी गैस में द्रव या ठोस कणों का परिक्षेपण एरोसोल कहलाता है। जब परिक्षेपित कण ठोस होता है तो ऐसे एरोसोल को धुआं कहा जाता है। और उसके बाद और जब परिक्षेपित पदार्थ द्रव होता है तो ऐसे एरोसोल को कोहरा कहा जाता है। और इसमें परिक्षेपण माध्यम गैस होती है। और यहाँ पर जब परिक्षेपित पदार्थ क्या हो जाता है, ठोस होता है, तो ऐसे एरोसोल को क्या बोलेंगे, धुआं। और जब परिक्षेपित पदार्थ द्रव होता है तो ऐसे एरोसोल को क्या कहा जाता है, कोहरा कहा जाता है। उसके बाद है जब परिक्षेपण का माध्यम जल, अल्कोहल एवं बेंजीन हो तो कोलाइडो को क्रमशः हाइड्रोसोल, अल्कोहल और उसके बाद बेंजोसोल कहते हैं। यानी कि जब परिक्षेपण माध्यम जल हो जाएगा तो उसको हाइड्रोसोल बोलेंगे, और जब परिक्षेपण माध्यम अल्कोहल होगा तो उसको अल्कोहल बोलेंगे, और जब परिक्षेपण माध्यम बेंजीन हो तो बेंजोसोल उसको बोलेंगे। और परिक्षेपण माध्यम विलायक का काम करता है। पायस के बारे में है। जब किसी कोलाइड में एक द्रव के सारे कण दूसरे द्रव के सारे कणों में परिक्षेपित हो जाते हैं लेकिन घुलते नहीं है तो इस कोलाइड को पायस कहते हैं। और पायस में क्या होता है, परिक्षेपण माध्यम और परिक्षेपित पदार्थ दोनों क्या होती है, द्रव होती है और नहीं घुलते हैं तो इस कोलाइड को क्या बोलते हैं, पायस कहते हैं। पायस बनाने की प्रक्रिया को पायसीकरण कहते हैं। दूध एक प्राकृतिक पायस है जबकि पेंट एक कृत्रिम पायस है। कोड लीवर तेल जिसमें जल के कण तेल में परिक्षेपित होते हैं भी पायस का उदाहरण है। कौन सा तेल, कोड लीवर तेल पायस का उदाहरण है। सबसे बड़े पैमाने पर पायसीकारक के रूप में साबुन और डिटर्जेंट का प्रयोग किया जाता है। इनकी पायसीकरण की प्रकृति कपड़ों को धोने में सहायता करती है। पायसीकारकों का प्रयोग अयस्कों के सांद्रण में भी किया जाता है। उसके बाद झाग के बारे में है। झाग यानी कि फोम्स, द्रव में गैस का परिक्षेपण झाग कहलाता है। ये साबुन से उत्पन्न होते हैं। वास्तविक विलयन के बारे में पढ़ लेते हैं। इनके कण आणविक आकार वाले होते हैं, अर्थात इनके कणों का आकार 10⁻⁻7 से 10⁻⁸ सेंटीमीटर होती है। इसके कण छन्ना पत्र के आर पार आसानी से आ जा सकते हैं। ये सबसे अस्थायी एवं पारदर्शक होता है। ये आँख तथा सूक्ष्मदर्शी से दिखाई नहीं देती है। और उसके बाद है अपोहन यानी कि डायलिसिस। कोलाइडी विलयन को वास्तविक विलयन से पृथक करने की प्रक्रिया अपोहन कहलाती है, अर्थात इस विधि द्वारा कोलाइडी विलयन को शुद्ध किया जाता है। अपोहन विधि से किस विलयन को शुद्ध करते, कोलाइडी विलयन को। उसके बाद है ब्रोनी गति के बारे में। कोलाइडी विलयन के कण लगातार इधर उधर भागते रहते हैं, इसे ब्रोनी गति कहते हैं। यह गति कोलाइड कणों की प्रकृति पर निर्भर करती है। कण जितने ही सूक्ष्म होते हैं तथा माध्यम की श्यानता जितनी ही कम होती है एवं ताप जितना ही अधिक होता है, यह गति उतनी ही तेज होती है। फिर से इस लाइन को पढ़ देते। कण जितने ही सूक्ष्म होती है तथा माध्यम की श्यानता जितनी ही कम होती है एवं ताप जितना ही अधिक होता है, यह गति उतनी ही तेज होती है। अर्थात गति को तेज होने के लिए क्या सब होना चाहिए, कण को सूक्ष्म होना चाहिए और माध्यम की श्यानता को कम होना चाहिए और ताप अधिक होना चाहिए। उसके बाद स्कंदन के बारे में है। जब कोलाइडी विलयन में कोई विद्युत अपघट्य मिलाते हैं तो कोलाइडी कणों का आवेश उदासीन हो जाता है और उसका अवक्षेपण हो जाता है, इसे स्कंदन कहते हैं। वास्तविक विलयन और कोलाइडी विलयन में अंतर, इसको एक बार पढ़ लेते हैं।
वास्तविक विलयन एक तरफ है कोलाइडी विलयन। वास्तविक विलयन में पदार्थ विलय के कणों का आकार 10⁻⁻7 से कम होती है और कोलाइडी विलयन में पदार्थ के कणों का आकार अर्थात व्यास प्रायः 10⁻⁻7 सेंटीमीटर से 10⁻⁻5 सेंटीमीटर के बीच होती है। अर्थात कोलाइडी विलयन जो होती है वास्तविक विलयन से थोड़ा बड़ा होती है। और दूसरा है इस पदार्थ के कण पर अवस्था में अदृश्य होते हैं। फिर से इस लाइन को पढ़ देते हैं। इस पदार्थ के कण हर अवस्था में क्या होती है? अदृश्य होती है। और दूसरा है कोलाइडी कणों से उत्पन्न प्रकाश प्रकीर्णन को अल्ट्रा माइक्रोस्कोप द्वारा देखा जा सकता है। तीसरा है इसमें पदार्थ का कण प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं करते हैं और जबकि कोलाइडी विलयन के कण क्या करते हैं? प्रकाश का परिकीर्णन करते हैं। वास्तविक विलयन का प्रासरणी दाब अधिक होती है जबकि कोलाइडी विलयन का प्रासरणी दाब अपेक्षाकृत कम होता है। उसके बाद है वास्तविक विलयन यह समांग तथा एकांगी परावस्था वाला होता है जबकि कोलाइडी विलयन विषमांग तथा दो परावस्था वाला होता है। उसके बाद टिंडल प्रभाव के बारे में पढ़ लेते हैं। जब किसी कोलाइड विलयन में तीव्र प्रकाश गुजारते हैं और इसके लंबवत रखे सूक्ष्मदर्शी से देखते हैं तो कोलाइड कण काली पृष्ठभूमि में आलपिन की नोक की भांति चमकने लगते हैं। इसे टिंडल प्रभाव कहते हैं। टिंडल प्रभाव का कारण प्रकाश का प्रकीर्णन ही है। और उसके बाद बफर विलयन के बारे में पढ़ लेते हैं। वह विलयन जो कि अम्ल या क्षार की साधारण मात्राओं को अपनी प्रभावी अम्लीयता या क्षारता में पर्याप्त परिवर्तन किए बिना अवशोषित कर लेता है। फिर से इस लाइन को पढ़ लेते हैं। वह विलयन जो कि अम्ल या क्षार की साधारण मात्राओं को अपनी प्रभावी अम्लता या क्षारता में पर्याप्त परिवर्तन किए बिना अवशोषित कर लेता है, इसे बफर विलयन कहते हैं। जैसे सोडियम एसीटेट तथा एसिटिक अम्ल का मिश्रण एक प्रभावी बफर है। जब उसे पानी में विलीन किया जाता है उसके बाद विलयन का रंग, तो इसको पढ़ लेते हैं। सूचक है इधर अम्लीय विलयन, क्षारीय विलयन और इधर उदासीन विलयन है। मिथाइल ऑरेंज अम्लीय विलयन में क्या हो जाएगा? गुलाबी हो जाएगा और क्षारीय विलयन में पीला हो जाएगा और उदासीन विलयन में इसका रंग क्या हो जाएगा? नारंगी हो जाएगा। तो इसको फिर से एक बार पढ़ लेते हैं। मिथाइल ऑरेंज जब मिथाइल ऑरेंज को अम्लीय विलयन में डुबाएंगे तो किस कलर में हो जाएगा? गुलाबी कलर में हो जाएगा। और क्षारीय विलयन में पीला कलर का हो जाएगा और उदासीन विलयन में डुबाने के बाद ये नारंगी कलर का हो जाएगा। लिटमस पेपर क्या होता है? जब लिटमस पेपर को अम्लीय विलयन में डुबाएंगे तो लाल हो जाएगा और क्षारीय विलयन में जब इसको डुबाएंगे तो नीला हो जाएगा और उदासीन विलयन में इसको डुबाएंगे तो बैंगनी हो जाएगा। और फिनोल्फ्थेलिन क्या पढ़ेंगे इसको? फिनोल्फ्थेलिन अम्लीय विलयन में रंगीन हो जाता है, क्षारीय विलयन में गुलाबी हो जाता है और उदासीन विलयन में रंगहीन हो जाता है। तो यह एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको आप सब अच्छा से देख लीजिए। मिथाइल ऑरेंज क्या होता है? अम्लीय विलयन में गुलाबी हो जाता है, क्षारीय विलयन में पीला हो जाता है और उदासीन विलयन में क्या हो जाता है? नारंगी हो जाता है। लिटमस अम्लीय विलयन में क्या हो जाता है? लाल हो जाता है और क्षारीय विलयन में नीला हो जाता है और उदासीन विलयन क्या करते हैं? लिटमस पत्र को बैंगनी कर देते हैं। यानी कि अम्ल लिटमस पत्र को लाल कर देगा और क्षार क्या कर देगा? नीला कर देगा। और फिनोल्फ्थेलिन को अम्लीय विलयन रंगीन कर देगा और क्षारीय विलयन गुलाबी कर देगा और उदासीन विलयन क्या कर देगा? रंगहीन कर देगा। उसके बाद कार्बन एवं उसके यौगिक को पढ़ते हैं जो टॉपिक नंबर 9 है। कार्बन एक अधातु है, इसकी परमाणु संख्या 6 होती है। इसे आधुनिक आवर्त सारणी के वर्ग 14 में रखा गया है
और उसके बाद केकुले ने बताया कि कार्बन की संयोजकता 4 होती है। इसने ही कार्बनिक यौगिकों की होमोलोगस सीरीज की बात प्रतिपादित की थी। फिर से इस लाइन को पढ़ लेते। इसने ही यानी कि केकुले ने ही कार्बनिक यौगिकों की होमोलोगस सीरीज की बात प्रतिपादित की थी। उसके बाद अपरूपता के बारे में है। वैसे पदार्थ जिनके रासायनिक गुण समान एवं भौतिक गुण भिन्न हो अपरूप कहलाते हैं और इस घटना को अपरूपता कहते हैं। वैसे पदार्थ जिनके रासायनिक गुण क्या हो, समान एवं भौतिक गुण भिन्न भिन्न हो अपरूप कहलाते हैं और इस प्रकार के पदार्थ का मिलना यानी कि यह घटना अपरूपता कहलाता है। कार्बन के 2 मुख्य अपरूप है, हीरा एवं ग्रेफाइट, और एक नवीनतम अपरूप भी है जिसको बकमिंस्टर फुलेरिन, और उसका सूत्र क्या होता है, C60 होती है यानी कि संकेत। उसके बाद हीरा के प्रमुख गुण के बारे में पढ़ लेते हैं। यहाँ पर कार्बन के 2 मुख्य अपरूप है, हीरा एवं ग्रेफाइट। हीरा के प्रमुख गुण, यह ताप एवं विद्युत के कुचालक होता है। और उसके बाद यह दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ है। यह किसी भी द्रव में नहीं घुलता है। इस पर अम्ल, क्षार आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसके रवें घनाकार होती है। उसके बाद इसका अपवर्तनांक 2.417 होता है। अतः पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण यह बहुत चमकता है। इस पर रेडियम से निकलने वाली एक्स किरणों के पड़ने पर यह हरा रंग प्रदर्शित करती है। हीरा शुद्ध, पारदर्शक एवं रंगहीन होता है। कुछ हीरे काले होते हैं जिन्हें बोट कहते हैं। इसका उपयोग शीशा काटने में किया जाता है। हीरा के उपयोग धार तेज करने के लिए, अपघर्षक के रूप में, रूपदा बनाने में यानी कि डाइज बनाने में, उसके बाद विद्युत प्रकाश लैंप में, टंगस्टन तंतु बनाने में हीरा का उपयोग होता है। उसके बाद है ग्रेफाइट के प्रमुख गुण, यह विद्युत का सुचालक होता है। दूसरा पॉइंट है इसका आपेक्षिक घनत्व 2.2 होती है। कागज पर रगड़ने से यह उस पर काला निशान बना देता है, इसलिए इसको काला शीशा भी कहा जाता है। क्या काला शीशा किसे कहा जाता है? ग्रेफाइट को काला शीशा के रूप में भी जानते हैं। ग्रेफाइट का उपयोग पेंसिल बनाने में, परमाणु भट्टी में विमंडक के रूप में, इलेक्ट्रोड के रूप में व कार्बन आर्क बनाने में इसका उपयोग करते हैं। उच्च ताप पर जिन मशीनों में तेल का प्रयोग स्नेहक के रूप में नहीं हो सकता है उनमें ग्रेफाइट शुष्क स्नेहक का कार्य करता है। हीरा में कार्बन sp3 एवं ग्रेफाइट में कार्बन sp2 प्रसंकरित रहता है। फिर से इस लाइन को पढ़ लेते हैं। हीरा में कार्बन sp3 एवं ग्रेफाइट में कार्बन sp2 प्रसंकरित रहता है। हीरा में sp3 एवं ग्रेफाइट में sp2, हीरा में sp3 एवं ग्रेफाइट में sp2। कच्ची चीनी को रंगहीन करने हेतु एनिमल चारकोल का प्रयोग किया जाता है। कच्ची चीनी को रंगहीन करने हेतु एनिमल चारकोल का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद हाइड्रोकार्बन के बारे में है। कार्बन एवं हाइड्रोजन के यौगिक को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। हाइड्रोकार्बन का एक प्राकृतिक स्रोत पेट्रोलियम यानी कि कच्चा तेल है, जिसे प्रकृति द्वारा पृथ्वी में कुछ विशेष प्रकार के अवसादी चट्टानों यानी कि सेडिमेंट्री रॉक्स के बीच बने भंडारों में संरक्षित किया गया है। उसके बाद हाइड्रोकार्बन 3 प्रकार के होते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन, जिस हाइड्रोकार्बन में प्रत्येक कार्बन परमाणु की चारों संयोजकताएं एक सहसंयोजी आबंधों द्वारा संतुष्ट होती है, उसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन या एल्केन कहते हैं। एल्केन श्रेणी का समान सूत्र CnH2n+2 द्वारा दर्शाया जा सकता है। एल्केन श्रेणी का समान सूत्र इसको पढ़ लिए CnH2n+2 द्वारा दर्शाया जा सकता है।
तो यहाँ पर को होना चाहिए। एल्केन श्रेणी के समान सूत्र को CnH2n+2 के द्वारा दर्शाया जा सकता है, जहाँ n किसी अणु में उपस्थित कार्बन परमाणु की संख्या को दर्शाता है। उसके बाद मीथेन CH4, इथेन C2H6, प्रोपेन C3H8 और ब्यूटेन C4H10 आदि एल्केन का प्रमुख उदाहरण है। और कार्बन का जब एक परमाणु हो तो उसको क्या मिथ से पढ़ते हैं, उसके बाद 2 हो तो एथ से पढ़ते हैं, 3 हो तो प्रोप लगाकर पढ़ते हैं, उसके बाद 4 हो तो ब्यूट लगाकर, 5 हो तो पेंट लगाकर, 6 हो तो हेक्स लगाकर इस तरह पढ़ते हैं। मीथेन प्राकृतिक गैस का सबसे बड़ा घटक है। उसके बाद असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के बारे में, वे हाइड्रोकार्बन जिनमें कम से कम 2 निकटस्थ कार्बन परमाणु आपस में द्विबंध अथवा त्रिबंध बनाकर अपनी संयोजकता को संतुष्ट करते असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। द्विबंध वाला असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को एल्कीन कहते हैं। एल्कीन श्रेणी का समान सूत्र CnH2n होता है। इस श्रेणी का पहला सदस्य एथीन है। त्रिबंध वाला असंतृप्त हाइड्रोकार्बन एल्काइन कहलाता है। एल्काइन का समान सूत्र CnH2n-2 होता है। और सबसे सरल एल्काइन एथाइन, जिसका सूत्र C2H2 होती है, क्योंकि इस श्रेणी का समान सूत्र क्या होती है, CnH2n-2 होती है। एल्केन का CnH2n+2, एल्किन का CnH2n और एल्काइन का CnH2n-2 होती है। इसको जोड़ो छोड़ो घटाओ भी कहते हैं। उसके बाद है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन सबसे पहले बेंजीन के बारे में पढ़ लेते हैं। बेंजीन जिसका सूत्र C6H6 होती है, सरलतम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। इसकी संरचना वलय होती है जो निम्न इस प्रकार है। उसके बाद बेंजीन की खोज माइकल फैराडे ने 1825 ईस्वी में किया था। उन्होंने इसे बाइकार्बोनेट ऑफ हाइड्रोजन का नाम दिया था। आगे चलकर इसे बेंजीन नाम दिया गया। तो बेंजीन का खोज किसने किया था, माइकल फैराडे ने 1825 ईस्वी में। उसके बाद समावयवता के बारे में पढ़ लेते हैं, यानी कि आइसोमेरिज में जब 2 या 2 से अधिक यौगिकों के अणुसूत्र समान होते हैं परंतु उनके गुणों में अंतर होता है, तब इस विशेष गुण को समावयवता कहते हैं। और अपरूपता में क्या पढ़े थे, उसके भौतिक गुण अलग अलग थे लेकिन रासायनिक गुण क्या थे, समान थे। तो समावयवता को फिर से एक बार पढ़ लेते हैं। जब 2 या 2 से अधिक यौगिकों के अणुसूत्र समान होते हैं परंतु उनके गुणों में अंतर होता है, यानी कि यहाँ पर अणुसूत्र समान होता है और उनके गुण में अंतर होता है, तब इस विशेष गुण को समावयवता कहते हैं। और प्राप्त यौगिक एक दूसरे के समावयवी कहलाते हैं। फिर से इसको पढ़ लेते हैं। जब 2 या 2 से अधिक यौगिकों के अणुसूत्र समान होते हैं परंतु उनके गुणों में अंतर होता है, तब इसे विशेष गुण को समावयवता कहते हैं। और प्राप्त यौगिक एक दूसरे के समावयवी कहलाते हैं। इसके 2 मुख्य प्रकार है। पहला संरचनात्मक समावयवता, यह परमाणु के भिन्न बंधनों के कारण उत्पन्न होती है। संरचनात्मक समावयवता यह परमाणु के भिन्न बंधनों के कारण उत्पन्न होती है। दूसरा है त्रिविम समावयवता, यह अंतरिक्ष में परमाणुओं के भिन्न प्रबंध के कारण उत्पन्न होती है। पहला है संरचनात्मक समावयवता, इसमें क्या होती है, यह परमाणु के भिन्न बंधनों के कारण उत्पन्न होती है। और त्रिविम समावयवता में क्या होती है, यह अंतरिक्ष में परमाणुओं के भिन्न बंधन के कारण उत्पन्न होती है। और उसके बाद है बहुलीकरण।
जब एक ही यौगिक के दो अथवा अधिक अणु आपस में संयोग करके एक बड़ा अणु बनाते हैं तब इस प्रक्रिया को बहुलीकरण कहा जाता है। इस अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणु को मोनोमर और उत्पाद को पॉलीमर यानी कि बहुलक कहते हैं और मोनोमर को हिंदी में एकलक कहा जाता है। उसके बाद है बहुलीकरण की विशेषताएं। पहला है इसमें एक ही यौगिक के अणु परस्पर संयोग करते हैं। दूसरा किसी भी अणु का निष्कर्षण नहीं होता है। तीसरा बहुलक का अनुभार मूल यौगिक के अनुभार का गुणक होती है। और प्राकृतिक बहुलक के उदाहरण है स्टार्च एवं सेल्यूलोज, इसको याद रखिएगा। और उसके बाद है प्लास्टिक के बारे में। प्राकृतिक प्लास्टिक का उदाहरण है लाह। और रासायनिक विधि से तैयार प्लास्टिक दो प्रकार के होते हैं, थर्मोप्लास्टिक, दूसरा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। और ये सब इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। और थर्मोप्लास्टिक के बारे में पढ़ लेते। यह गर्म करने पर मुलायम तथा ठंडा करने पर कठोर हो जाता है। इसमें यह गुण सदैव मौजूद रहता है, यानी कि इसको बार बार गर्म करेंगे तो मुलायम हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा तो कठोर हो जाएगा। इसमें यह गुण सदैव मौजूद रहता है चाहे इसे कितनी बार ठंडा एवं गर्म किया जाए। जिन कार्बनिक यौगिकों के अंत में एक द्विबंध रहता है उनके योग बहुलीकरण से थर्मोप्लास्टिक्स बनते हैं। तो क्या होता है, जिन कार्बनिक यौगिकों के अंत में एक द्विबंध रहता है उनके योग बहुलीकरण से थर्मोप्लास्टिक्स बनते हैं। उदाहरण के लिए पॉलीस्टाइरीन, पॉलीथीन, नायलॉन तथा पॉलीविनाइल क्लोराइड, टेफ्लॉन आदि ये सब थर्मोप्लास्टिक का एग्जाम्पल है। फिर से एग्जाम्पल को देख लेते। पॉलीस्टाइरीन, पॉलीथीन, नायलॉन तथा पॉलीविनाइल क्लोराइड, टेफ्लॉन ये सब थर्मोप्लास्टिक एग्जाम्पल है। और उसके बाद है पॉलीथीन के बारे में पढ़ लेते। पॉलीथीन एथिलीन सी और फार्मूला क्या होता है C2H4। ये एल्किन ग्रुप का है और इसका समान सूत्र क्या पढ़े थे CnH2n पढ़े थे को उच्च ताप एवं उच्च दाब पर बहुलीकरण के फलस्वरूप प्राप्त होता है। यानी कि पॉलीथीन का जब मोनोमर यानी कि एकलक पूछेगा तो एथिलीन हो जाएगा। पॉलीथीन का मोनोमर क्या हो जाएगा, एथिलीन हो जाएगा। तो पॉलीथीन एथिलीन को उच्च ताप एवं उच्च दाब पर बहुलीकरण के फलस्वरूप पॉलीथीन प्राप्त होता है। इसका उपयोग तार के ऊपर का आवरण पैकिंग थैलियाँ बनाने में करते हैं। यानी कि पॉलीथीन का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं, तो तार के ऊपर के आवरण पैकिंग थैलियाँ बनाने में पॉलीथीन का उपयोग करते हैं। और पॉलीथीन का मोनोमर पूछेगा तो एथिलीन हो जाएगा और एथिलीन का सूत्र C2H4 होती है। खाने के पदार्थ को पैक करने में पॉलीएथिलीन का और बरसाती बनाने में पॉलीकार्बोनेट का प्रयोग करते हैं। फिर से इस लाइन को पढ़ लेते। खाने के पदार्थ को पैक करने में पॉलीएथिलीन का और बरसाती बनाने में पॉलीकार्बोनेट का उपयोग करते हैं। उसके बाद है पॉलीस्टाइरीन फेनिल एथिलीन के बहुलीकरण के फलस्वरूप प्राप्त होता है। पॉलीस्टाइरीन फेनिल एथिलीन के बहुलीकरण के फलस्वरूप प्राप्त होता है। इसका उपयोग अम्ल रखने की बोतल, सेलों के कवर आदि बनाने में प्रयोग करते हैं। पॉलीस्टाइरीन फेनिल एथिलीन के बहुलीकरण के फलस्वरूप प्राप्त होता है और इसका उपयोग अम्ल रखने की बोतल, सेलों के कवर आदि बनाने में इसका उपयोग करते हैं पॉलीस्टाइरीन का। उसके बाद है पॉलीविनाइल क्लोराइड, इसको शॉर्ट फॉर्म में PVC कहा जाता है। और वाइनिल क्लोराइड के बहुलीकरण से प्राप्त होते हैं। यानी कि पॉलीविनाइल क्लोराइड वाइनिल क्लोराइड के बहुलीकरण से प्राप्त होता है। यानी कि पॉलीविनाइल क्लोराइड का मोनोमर पूछेगा तो वाइनिल क्लोराइड हो जाएगा। इसका उपयोग पतली चादरें, फिल्म, बरसाती सीट कवर आदि बनाने में इसका उपयोग करते हैं, यानी PVC का। तो पतली चादरें, फिल्म, बरसाती सीट कवर आदि बनाने में इसका उपयोग करते हैं। उसके बाद थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के बारे में पढ़ लेते हैं। यह वह प्लास्टिक है जो पहली बार गर्म करते समय मुलायम हो जाता है और उसे
इच्छित आकार में ढाल लिया जाता है। इसे पुनः गर्म करके मुलायम नहीं किया जा सकता है, यानी कि एक ही बार में सेट हो गया, फिर से इसको गर्म करके मुलायम नहीं कर सकते हैं। इसे पुनः गर्म करके मुलायम नहीं बनाया जा सकता है। इस प्रकार के अनुत्क्रमणीय बहुलकों को ताप दृढ़ बहुलक यानी कि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहते हैं। उदाहरण के तौर पर बेकेलाइट, मेलामाइन, ये सब थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का एग्जाम्पल है। उसके बाद बेकेलाइट के बारे में पढ़ लेते हैं। यह फिनोल तथा फॉर्मल्डिहाइड को सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में गर्म करके प्राप्त किया जाता है। फिर से इस लाइन को पढ़ लेते हैं। यह फिनोल तथा फॉर्मल्डिहाइड को सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में गर्म फिनोल और फॉर्मल्डिहाइड को सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में गर्म करके प्राप्त किसको करते हैं? बेकेलाइट को करते हैं। फिनोल तथा फॉर्मल्डिहाइड को सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में गर्म करके प्राप्त करते हैं। इसका उपयोग रेडियो, टेलीविज़न आदि के केस, बाल्टी आदि बनाने में करते हैं। टेफ्लॉन के बारे में CF2 का होल यानी इसका फॉर्मूला होता है टेफ्लॉन का CF2 का होल यानी। नामक प्लास्टिक का निर्माण टेट्राफ्लुओरोएथिन, फिर से इसको पढ़ लेते हैं टेट्राफ्लुओरोएथिन के बहुलीकरण से प्राप्त होता है। टेफ्लॉन का मोनोमर क्या हो जाएगा? टेट्राफ्लुओरोएथिन के बहुलीकरण से प्राप्त होता है, जिसका उपयोग न चिपकने वाली कड़ाही के निर्माण में किया जाता है। तो टेफ्लॉन का उपयोग कहाँ करते हैं? न चिपकने वाले बर्तन के निर्माण में टेफ्लॉन का उपयोग किया जाता है। और इसका मोनोमर पूछेगा तो टेट्राफ्लुओरोएथिन और सूत्र CF2 का होल यानी हो जाएगा। और उसके बाद बेकेलाइट कैसे प्राप्त होता है? यह फिनोल तथा फॉर्मल्डिहाइड को सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में गर्म करके बेकेलाइट प्राप्त किया जाता है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद अग्निशमन कार्मिकों की वर्दी को अग्नि प्रतिरोधी बनाने के लिए उस पर मेलामाइन प्लास्टिक की कोटिंग की जाती है। यानी कि अग्निशमन कार्मिकों की वर्दी यानी कि अग्निशामक वाला वस्त्र बनाने के लिए मेलामाइन का उपयोग किया जाता है। उसके बाद रबर के बारे में। रबर दो प्रकार का होता है, प्राकृतिक रबर और संश्लेषित रबर। प्राकृतिक रबर के बारे में है, यह आइसोप्रीन का बहुलक होता है। प्राकृतिक रबर के क्या होती है? आइसोप्रीन का बहुलक होती है। यानी कि प्राकृतिक रबर का मोनोमर एकलक पूछेगा तो आइसोप्रीन हो जाएगा। प्राकृतिक रबर का मोनोमर पूछेगा तो क्या हो जाएगा? आइसोप्रीन हो जाएगा। प्राकृतिक रबर का मोनोमर आइसोप्रीन हो जाएगा। और उसके बाद वल्कनीकरण के बारे में। वल्कनीकरण के बारे में। प्राकृतिक रबर को सल्फर के साथ मिलाकर गर्म करने की क्रिया वल्कनीकरण कहलाता है। इसके बाद रबर एक निश्चित आकार ग्रहण कर लेता है। इस प्रकार के रबर का उपयोग दस्ताना, रबर बैंड बनाने में किया जाता है। वल्कनीकरण प्रक्रिया से रबर बनाने की खोज चार्ल्स गुडईयर ने की थी। वल्कनीकरण प्रक्रिया से रबर बनाने की खोज किसने किया था? चार्ल्स गुडईयर ने की थी। वल्कनीकरण प्रक्रिया से रबर बनाने की खोज चार्ल्स गुडईयर ने की थी। टायर बनाने के लिए प्रयुक्त होने वाले रबर के उत्पादन में 5% सल्फर का उपयोग तिर्यक बंधक के रूप में किया जाता है। टायर बनाने के लिए प्रयुक्त होने वाले रबर के उत्पादन में 5% सल्फर का उपयोग तिर्यक बंधन के रूप में किया जाता है। उसके बाद रबर आसानी से कार्बन डाइऑक्साइड में घुल जाता है। प्राकृतिक रबर काफ़ी मुलायम होता है। इसे कठोर बनाने के लिए इसमें कार्बन मिलाया जाता है, तब इसका उपयोग ट्यूब, टायर आदि बनाने में किया जाता है। उसके बाद है संश्लेषित रबर। तो रबर का इधर प्राकृतिक रबर का मोनोमर पूछेगा तो आइसोप्रीन हो जाएगा। यह थर्मोप्लास्टिक होती है। प्राकृतिक रबर क्या होती है? थर्मोप्लास्टिक होती है।
उसके बाद संश्लेषित रबर के बारे में यानी कि सिंथेटिक रबर के बारे में है। संश्लेषित रबर साधारणतः एल्कीन और 1,3-ब्यूटाडाइन उत्पन्नों से बहुलीकरण से प्राप्त किए जाते हैं। संश्लेषित रबर यानी कि सिंथेटिक रबर एल्कीन और 1,3-ब्यूटाडाइन उत्पन्नों के बहुलीकरण से प्राप्त किए जाते हैं। संश्लेषित रबर साधारणतः एल्कीन और 1,3-ब्यूटाडाइन उत्पन्नों के बहुलीकरण से प्राप्त किए जाते हैं। उसके बाद नियोप्रीन के बारे में है। से प्राप्त किए जाते हैं नियोप्रीन 2-क्लोरोब्यूटाडाइन के बहुलीकरण से बनता है। नियोप्रीन किसके बहुलीकरण से बनता है? 2-क्लोरोब्यूटाडाइन के बहुलीकरण से बनता है। इसका उपयोग विद्युत रोधी पदार्थ, विद्युत तार, कन्वेयर बेल्ट, खनिज तेल ले जाने वाले पाइप बनाने में किया जाता है। नियोप्रीन 2-क्लोरोब्यूटाडाइन के बहुलीकरण से नियोप्रीन बनता है। इसका उपयोग विद्युत रोधी पदार्थ, विद्युत तार, कन्वेयर बेल्ट, खनिज तेल ले जाने वाले पाइप बनाने में किया जाता है। उसके बाद है थाइकोल। यह दूसरा कृत्रिम रबर है और नियोप्रीन भी संश्लेषित रबर है। और संश्लेषित रबर एल्कीन 1,3-ब्यूटाडाइन उत्पन्नों के बहुलीकरण से यानी सह बहुलीकरण से प्राप्त किए जाते हैं। नियोप्रीन क्या है? संश्लेषित रबर है। उसके बाद थाइकोल भी क्या है? नियोप्रीन और थाइकोल क्या है? संश्लेषित रबर है। यह दूसरा कृत्रिम रबर है जो डाइक्लोरो इथेन को पॉलीसल्फाइड की प्रतिक्रिया से बनाया जाता है। इसका उपयोग खनिज तेल ले जाने वाले पाइप बनाने में, विलायक जमा करने वाले टैंक आदि बनाने में किया जाता है। उसके बाद है थाइकोल रबर को ऑक्सीजन मुक्त करने वाले रसायनों के साथ मिलाकर रॉकेट इंजनों में ठोस ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। थाइकोल रबर का उपयोग कहाँ करते हैं? थाइकोल रबर को ऑक्सीजन मुक्त करने वाले रसायनों के साथ मिलाकर रॉकेट इंजनों में ठोस ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। उसके बाद है विमानों के टायर सुचालक रबर के बने होते हैं ताकि उड़ान के दौरान विमान में वायु के घर्षण से संचयित आवेश को विमान के अवतरण के समय आसानी से भूमि में अंतरित किया जा सके। रेसे फाइबर स्पेस श्रृंखला युक्त ठोस जिनकी लंबाई चौड़ाई की अपेक्षा सैकड़ों या हजारों गुना अधिक हो रेसे कहलाती है। उसके बाद है रासायनिक रेसे के बारे में। नायलॉन। तो नायलॉन शब्द न्यूयॉर्क शहर का NY तथा लंदन के LON को मिलाकर बनाया गया है। नायलॉन एक छोटे कार्बनिक अणुओं के बहुलीकरण प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है जो प्राकृतिक रूप से उपलब्ध नहीं है। यह एक पॉलीएमाइड रेसे का उदाहरण है जिसमें एमाइड समूह CONH2 प्रत्येक इकाई पर होता है तथा बार बार दोहराया जाता है। पॉलीएमाइड रेसा बनाने के लिए दो एमीन सिंगल बॉन्ड NH2 समूह युक्त किसी कार्बनिक यौगिक की अभिक्रिया किसी ऐसे कार्बनिक यौगिक के साथ की जाती है जिसमें कार्बोक्सिलिक अम्ल सिंगल बॉन्ड COH के दो समूह हो। नायलॉन मानव द्वारा संश्लेषित किया गया पहला रेशा था। इसका निर्माण सर्वप्रथम 1935 ईस्वी में किया गया था तथा व्यापारिक स्तर पर पहली बार सन 1939 ईस्वी में महिलाओं के लिए जुराबे इससे बनाए गए। नायलॉन का उपयोग मछली पकड़ने के जाल, पैराशूट के कपड़ा में टायर, दांत ब्रश, पर्वतारोहण के लिए रस्सी आदि बनाने में किया जाता है। और उसके बाद रेयॉन के बारे में। सेलुलोज से बने कृत्रिम रेशे को रेयॉन कहते हैं। फिर से इसको पढ़ लेते हैं। सेल्यूलोज से बने कृत्रिम रेशा को रेयॉन कहते हैं। रेयॉन बनाने के लिए सेल्यूलोज कागज की लुगदी या कास्ट को लिया जाता है। इसे सांद्र तथा ठंडे सोडियम हाइड्रोक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड से
उपचारित करते हैं। इसके बाद इस सेल्यूलोज के विलयन को धातु बेलनों में बने छिद्रों में से होकर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल में गिराया जाता है। यहाँ इसके लंबे लंबे तंतु बन जाते हैं। रेयन रासायनिक दृष्टि से सूत के समान है। रेयन का उपयोग कपड़ा बनाने में, कालीन बनाने में, चिकित्सा क्षेत्र में लिंट या जाली बनाने के लिए किया जाता है। उसके बाद है विस्कोस फाइबर सेल्यूलोज से प्राप्त किया जाता है। विस्कोस फाइबर किससे सेल्यूलोज से प्राप्त किया जाता है। उसके बाद पॉलिएस्टर के बारे में, इसे इंग्लैंड में विकसित किया गया था। इसे संश्लेषित करने के लिए 2 हाइड्रोक्सिल समूह युक्त कार्बन यौगिक की अभिक्रिया 2 कार्बोक्सिलिक सिंगल बॉन्ड COOH समूह के यौगिक के साथ की जाती है। हाइड्रोक्सिल तथा कार्बोक्सिलिक समूह के मध्य अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप एस्टर समूह बनता है। चूँकि इस रेशे में अनेक एस्टर समूह होते हैं, इसलिए इसे पॉलिएस्टर कहते हैं। पॉलिएस्टर का उपयोग कपड़े के रूप में, पाल नौकाओं का पाल बनाने में, अग्निशमन के प्रयुक्त होज पाइप बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। तो इसमें क्या होते हैं, हाइड्रोक्सिल और कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह पाए जाते हैं। और उसके बाद है पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल। फिर से इसको पढ़ लेते हैं, पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल। एक्रिलोनाइट्राइल के पेरोक्साइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में यौगज बहुलकन से पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल बनता है। इसका उपयोग ऊन के प्रतिस्थापी के रूप में औद्योगिक रेशे जैसे ओरलोन अथवा एक्रिलन बनाने में किया जाता है। उसके बाद है पेट्रोलियम उत्पाद के बारे में। प्राकृतिक गैस ताप परिसर है और इसमें कार्बन अणुओं की संख्या है। तो प्राकृतिक गैस का ताप परिसर 30 डिग्री सेल्सियस से नीचे है और इसमें कार्बन अणुओं की संख्या C1 से C4 तक होती है। और उसके बाद पेट्रोल या गैसोलीन का ताप परिसर 20 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस है और इसमें कार्बन अणुओं की संख्या C5 से C10 तक है। और नेफ्था का ताप परिसर 100 डिग्री सेल्सियस से 180 डिग्री सेल्सियस है और कार्बन अणुओं की संख्या C7 से C12 तक है। किरासन तेल, जिसको किरोसिन तेल भी बोलते हैं, का ताप परिसर 175 डिग्री सेल्सियस से 250 डिग्री सेल्सियस है और कार्बन अणुओं की संख्या C10 से C15 तक है। और उसके बाद है डीजल। तो डीजल का ताप परिसर 250 डिग्री सेल्सियस से 350 डिग्री सेल्सियस है और कार्बन अणुओं की संख्या 16 से 20 तक है। और स्नेहक तेल, लुब्रिसिएंट ऑयल की ताप परिसर 350 डिग्री सेल्सियस से 450 डिग्री सेल्सियस है और कार्बन परमाणुओं की संख्या 20 से 30 तक है। और उसके बाद पेट्रोलियम जेली 450 डिग्री सेल्सियस से 500 डिग्री सेल्सियस ताप परिसर है और कार्बन परमाणुओं की संख्या 30 से 35 तक है। और उसके बाद पैराफिन मोम का ताप परिसर जो है 500 डिग्री सेल्सियस ऊपर है और कार्बन अणुओं की संख्या 35 से 40 तक है। और कोलतार अवशिष्ट ताप परिसर में अवशिष्ट इधर कार्बन अणुओं की संख्या में भी अवशिष्ट दिया हुआ है। उसके बाद कार्बनिक रसायन से संबंधित विविध तथ्य, यह इम्पोर्टेंट है, इसको आप सब अच्छा से देख लीजिए। ठोस कपूर से वाष्प बनने की क्रिया ऊर्ध्वपातन का उदाहरण है। दूध से दही का बनना रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। पेट्रोल की गुणवत्ता ऑक्टेन संख्या से अभिव्यक्त की जाती है। अच्छे अपस्फोटकरोधी, फिर से इसको पढ़ लेते, अच्छे अपस्फोटरोधी यौगिक के ऑक्टेन संख्या का मान उच्च होती है। पेट्रोल की स्फोटक रोधी गुणवत्ता बढ़ाने के लिए टेट्राएथिल सीसा का उपयोग किया जाता है। और क्या होते हैं अपस्फोटक
स्फोटक रोधी यौगिक की ऑक्टेन संख्या का मान उच्च होती है और पेट्रोल की गुणवत्ता ऑक्टेन संख्या निर्धारित करती है। और पेट्रोल की स्फोटक रोधी गुणवत्ता बढ़ाने के लिए टेट्राएथिल सीसा का उपयोग किया जाता है। और उसके बाद है विमानन गैसोलीन में ग्लाइकोल मिलाया जाता है क्योंकि यह पेट्रोल के हिमीभवन को रोकता है। और पेट्रोल की स्फोटक रोधी गुणवत्ता बढ़ाने के लिए टेट्राएथिल सीसा का उपयोग करते हैं। और विमानन गैसोलीन में ग्लाइकोल मिलाया जाता है क्योंकि यह पेट्रोल के हिमीभवन को रोकता है। व्यापारिक गैसोलीन पेट्रोलियम से निकाला जाता है। उसके बाद है कार्बन फाइबर के बारे में। कार्बन फाइबर एक कार्बन परमाणु की लंबी श्रृंखला से बने होते हैं। इनका संक्षारण नहीं होता है। इसका निर्माण संश्लेषित रेशों को ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में गर्म करके किया जाता है, जिससे रेशे अपघटित होकर कार्बन फाइबर उत्पन्न करते हैं। इसका उपयोग अंतरिक्ष यान तथा खेलकूद की सामग्री बनाने में होता है। उसके बाद इधर व्यापारिक महत्व के कुछ अन्य बहुलक है। पॉलीप्रोपीन एकलक प्रोपीन से किसको बनाते हैं? पॉलीप्रोपीन को बनाते हैं। रस्सियाँ, खिलौना, पाइप, रेसे आदि बनाने में। स्टायरीन और इसके पॉलीमर का नाम है पॉलीस्टायरीन। विद्युतरोधी के रूप में वस्तुओं को लपटने के लिए, खिलौने, रेडियो व टेलीविज़न के कैबिनेट बनाने में। उसके बाद है पॉलीविनाइल क्लोराइड, जिसका मोनोमर क्या है? वाइनिल क्लोराइड है। बरसातिया बैग, वाइनिल, फर्श व पाइप बनाने में। और उसके बाद है यूरिया फॉर्मल्डिहाइड या रेजिन। तो यूरिया और उसके बाद इधर फॉर्मल्डिहाइड, यह मोनोमर है न टूटने वाला कप और परलित चादरें बनाने में। और उसके बाद है ग्लिप्टल। तो इसका ग्लिप्टल का मोनोमर एथिलीन ग्लाइकोल नेतोथैलिक अम्ल है, प्रलेप एवं प्रलाक्ष बनाने में। और उसके बाद बेकेलेट, तो इसका मोनोमर फिनोल या फॉर्मल्डिहाइड है। बंधिया, विद्युत स्विच, बर्तन के हत्थे और कंप्यूटर डिस्क बनाने में बेकेलेट का उपयोग किया जाता है। संश्लेषित बहुलक अवशिष्टों से स्थितिज पर्यावरणीय संकट को देखते हुए कुछ जैव निम्नीय बहुलक जैसे PHBV और नायलॉन 2 नायलॉन 6 का विकल्प के रूप में विकास किया गया है। तो फिर से इस लाइन को पढ़ लेते हैं। संश्लेषित बहुलकीय अवशिष्टों से स्थितिज पर्यावरणीय संकट को देखते हुए कुछ जैव निम्नीय बहुलकों जैसे PHBV और नायलॉन 2 नायलॉन 6 का विकल्प के रूप में विकास किया गया है। उसके बाद पेट्रोलियम उद्योग के बारे में है। पेट्रोलियम प्रायः प्राकृतिक गैस के नीचे पाया जाता है। कच्चे पेट्रोलियम को प्रभाजी आसवन के द्वारा शुद्ध किया जाता है। कच्चे पेट्रोल को प्रभाजी आसवन विधि के द्वारा क्या करते हैं? शुद्ध करते हैं। इसमें भिन्न भिन्न क्वथनांक पर संघनित प्रभाज पृथक इकट्ठे कर लिए जाते हैं, जिसे पेट्रोलियम का उत्पाद कहते हैं। उसके बाद इधर पेट्रोलियम उत्पाद का उपयोग है, तो इसको फिर से हम बाद में बता देंगे। तो आइए यहाँ पर जो कुछ विविध दिया गया तो उसको देख लेते हैं। पैराफिन पेट्रोलियम परिशोधन को उत्पाद के रूप में पैराफिन का उपयोग करते हैं। तो आइए इसको देखिए लेते हैं। तो यहाँ पर प्राकृतिक गैस का उपयोग रसोई गैस के रूप में करते हैं। पेट्रोल या गैसोलीन का उपयोग ईंधन, मोटर एवं स्पिरिट के रूप में पेट्रोल या गैसोलीन का उपयोग करते हैं। नेफ्था का उपयोग संश्लेषित रेशे के उत्पादन में करते हैं, नेफ्था का उपयोग। और उसके बाद 4 नंबर में था केरोसिन तेल का उपयोग जो करते हैं लैंप एवं स्टोव जलाने के लिए ईंधन के रूप में केरोसिन तेल का उपयोग करते हैं। और उसके बाद है डीजल का उपयोग डीजल
ईंधन के रूप में इंजन यानी डीजल का उपयोग करते हैं। उसके बाद स्नेहक तेल का उपयोग स्नेहक के रूप में एवं दवा बनाने में करते हैं। और उसके बाद पेट्रोलियम जेली का उपयोग स्नेहक एवं दवा बनाने में करते हैं। और पराफीन मोम का उपयोग मोमबत्ती एवं जलरोधी बनाने में किसका उपयोग करते हैं? पराफीन मोम का उपयोग करते हैं। उसके बाद कोलतार का उपयोग सड़क बनाने में कोलतार का उपयोग किया जाता है। उसके बाद है पेट्रोल का मुख्य संघटक ऑक्टेन है। गोबर गैस, प्राकृतिक गैस, बायोगैस एवं सेप्टिक टैंक से निकलने वाले गैसों के मिश्रण में मुख्यतः मीथेन गैस होती है। एलपीजी का मुख्य घटक ब्यूटेन है। खदानों में अधिकांश विस्फोट हवा के साथ मीथेन के मिश्रण से होती है। सिगरेट लाइटर में ब्यूटेन गैस प्रयुक्त होती है। उसके बाद प्रशीतक फ्रियोन है डाइक्लोरोमीथेन। और उसके बाद मस्टर्ड गैस का उपयोग प्रथम विश्व युद्ध में आयुध के रूप में किया गया था। गैस वेल्डिंग एवं फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए एसिटिलीन का उपयोग किया जाता है। कैल्शियम कार्बाइड CaC2 जल से उपचारित करने पर एसिटिलीन देता है। गैस वेल्डिंग एवं फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए एसिटिलीन गैस का उपयोग किया जाता है। फार्मूला CaC2 होती है। और उपचारित करने एसिटिलीन जल से उपचारित करने पर एसिटिलीन, कैल्शियम कार्बाइड जल से उपचारित करने पर एसिटिलीन देता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन का ज़्यादातर इस्तेमाल रेफ्रिजरेटर में होता है। मेथिल अल्कोहल को वुड स्पिरिट भी कहा जाता है। मेथिल अल्कोहल को वुड स्पिरिट के रूप में किसे जानते हैं? मेथिल अल्कोहल को। क्लोरोफ्लोरोकार्बन का ज़्यादातर इस्तेमाल रेफ्रिजरेटर में करते हैं और वुड स्पिरिट के रूप में मेथिल अल्कोहल को जानते हैं। उसके बाद है संशोधित स्पिरिट में 95% इथाइल अल्कोहल होती है। संशोधित स्पिरिट में 95% क्या इथाइल अल्कोहल होती है। और मिथाइल अल्कोहल जहरीला होती है। मिथाइल अल्कोहल क्या होती है? जहरीला होती है और जिसको वुड स्पिरिट के रूप में जानते हैं। उसके बाद है यहाँ कास्ट से प्राप्त पैरोलिग्नियस अम्ल में 10% एसिटिक अम्ल होता है। कास्ट से प्राप्त पैरोलिग्नियस अम्ल में 10% क्या होती है? एसिटिक अम्ल होती है। बायोडीजल के उत्पादन में ट्रांस एस्टरीफिकेशन की प्रक्रिया अपनाई जाती है। बायोडीजल के उत्पादन में ट्रांस एस्टरीफिकेशन की प्रक्रिया अपनाई जाती है। कास्ट से प्राप्त पैरोलिग्नियस अम्ल में 10% एसिटिक अम्ल होती है। आयोडोफॉर्म का उपयोग प्रतिरोधी के रूप में करते हैं। अश्रु गैस का रासायनिक नाम अल्फा क्लोरो एसीटोफिनोन है। इंपॉर्टेंट है। अश्रु गैस का रासायनिक नाम क्या होती है? अल्फा क्लोरो एसीटोफिनोन होती है। अल्फा क्लोरो एसीटोफिनोन होती है। और उसके बाद खाद्य पदार्थों जैसे चटनी, सॉस, फलों के रस आदि के परिरक्षण के लिए सोडियम बेंजोएट का उपयोग करते हैं। खाद्य पदार्थों के संरक्षण के लिए सोडियम बेंजोएट का प्रयोग करते हैं। उसके बाद है नेफ्थलीन का मुख्य स्रोत कोलतार है। अश्रु गैस का रासायनिक अल्फा क्लोरो एसीटोफिनोन है। पॉलीकार्बोनेट बुलेट प्रूफ खिड़की बनाने में उपयोग किया जाता है। पॉलीकार्बोनेट का उपयोग बुलेट प्रूफ खिड़की बनाने में करते हैं। मोम एल्डिहाइड है। पॉलीकार्बोनेट का उपयोग बुलेट प्रूफ खिड़की बनाने में करते हैं। पॉलीकार्बोनेट का उपयोग बुलेट प्रूफ खिड़की बनाने में किया जाता है। फलों का मधुर स्वाद फ्रुक्टोज के कारण होती है। उसके बाद है किसी कार्बनिक यौगिक में उपस्थित नाइट्रोजन, सल्फर, हेलोजन तथा फास्फोरस की पहचान से परीक्षण द्वारा की जाती है। किसी कार्बनिक यौगिक में उपस्थित नाइट्रोजन, सल्फर, हेलोजन तथा फास्फोरस की पहचान से परीक्षण द्वारा की जाती है। किसी कार्बनिक यौगिक में उपस्थित नाइट्रोजन, सल्फर, हेलोजन तथा फास्फोरस की पहचान से परीक्षण द्वारा की जाती है। फिर से इस लाइन को पढ़ लेते। किसी कार्बनिक यौगिक में उपस्थित नाइट्रोजन, सल्फर, हेलोजन तथा फास्फोरस की पहचान से परीक्षण द्वारा की जाती है। उसके बाद ईंधन के बारे में पढ़ लेते हैं।
ईंधन वह पदार्थ जो हवा में जलकर बगैर अनावश्यक उत्पाद की ऊष्मा उत्पन्न करता है, ईंधन कहलाता है। और उसके बाद है, एक अच्छे ईंधन के निम्नलिखित गुण होने चाहिए। वह सस्ता एवं आसानी से उपलब्ध होना चाहिए, उसका ऊष्मीयमान उच्च होना चाहिए, जलने के बाद उससे अधिक मात्रा में अवशिष्ट पदार्थ नहीं बचना चाहिए, जलने के दौरान या बाद कोई हानिकारक पदार्थ नहीं उत्पन्न होना चाहिए, और उसका जमाव परिवहन आसान होना चाहिए, उसका जलना नियंत्रित होना चाहिए, उसका प्रज्वलन ताप निम्न होना चाहिए। जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ जलना शुरू करता है उसे उस पदार्थ का प्रज्वलन ताप या ज्वलन ताप कहते हैं। उसके बाद है ईंधन का ऊष्मीयमान। किसी ईंधन का ऊष्मीयमान ऊष्मा की वह मात्रा है जो उस ईंधन के 1 ग्राम को वायु या ऑक्सीजन में पूर्णतः जलाने के पश्चात प्राप्त होती है। फिर से इसको पढ़ लेते हैं। ईंधन का ऊष्मीयमान। किसी ईंधन का ऊष्मीयमान ऊष्मा की वह मात्रा है जो उस ईंधन के 1 ग्राम को वायु या ऑक्सीजन में पूर्णतः जलाने के पश्चात प्राप्त होती है। किसी भी अच्छे ईंधन का ऊष्मीयमान अधिक होना चाहिए। सभी ईंधनों में हाइड्रोजन का ऊष्मीयमान सबसे अधिक होती है। और उसके बाद परंतु सुरक्षित भंडारण की सुविधा नहीं होने के कारण उपयोग आमतौर पर नहीं किया जाता है। हाइड्रोजन का उपयोग रॉकेट ईंधन के रूप में तथा उच्च ताप उत्पन्न करने वाले ज्वालकों में किया जाता है। हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है। उसके बाद है अप स्फोटन यानी कि नॉकिंग व ऑक्टेन संख्या। कुछ ईंधन ऐसे होते हैं जिनका वायु मिश्रण का इंजनों के सिलेंडर में ज्वलन समय के पहले हो जाता है। फिर से इसको पढ़ लेते एक बार। कुछ ईंधन ऐसे होते हैं जिनका वायु मिश्रण का इंजनों के सिलेंडर में ज्वलन समय के पहले हो जाता है, जिससे ऊष्मा पूर्णतया कार्य में परिवर्तित न होकर धात्विक ध्वनि उत्पन्न करने में नष्ट हो जाती है। यही धातु की ध्वनि अपस्फोटन कहलाती है। ऐसे ईंधन जिनका अपस्फोटन अधिक होता है उपयोग के लिए उचित नहीं माने जाते हैं। अपस्फोटन कम करने के लिए ऐसे ईंधनों में अपस्फोटरोधी यौगिक यानी कि अपस्फोटरोधी यौगिक मिला दिए जाते हैं। इससे इनका अपस्फोटन कम हो जाता है। सबसे अच्छा अपस्फोटरोधी यौगिक टेट्राएथिल लेड। सबसे अच्छा अपस्फोटरोधी यौगिक टेट्राएथिल लेड है। टेट्राएथिल लेड है। अपस्फोटन को ऑक्टेन संख्या के द्वारा व्यक्त किया जाता है। किसी ईंधन जिसकी ऑक्टेन संख्या जितनी अधिक होती है का अपस्फोटन उतना ही कम होता है, तब वह उतना ही उत्तम ईंधन माना जाता है। अपस्फोटन। उसके बाद इधर ईंधन का वर्गीकरण है। भौतिक अवस्था के आधार पर ईंधन को निम्न प्रकार में बांटा गया है। ईंधन, ठोस ईंधन, गैसीय ईंधन। ठोस में लकड़ी, कोयला, चारकोल को, और गैसीय ईंधन में प्राकृतिक गैस, कोल गैस, प्रोड्यूसर गैस, गोबर गैस आदि। द्रव ईंधन में पेट्रोल, स्प्रिट, डीजल, ईथर, केरोसिन, अल्कोहल। उसका तो कोयला के बारे में कार्बन की मात्रा के आधार पर कोयला को 4 भागों में बांटा गया है। पीट कोयला, इसमें कार्बन की मात्रा 50 से 60% तक होती है। पीट कोयला में इसे जलाने पर अधिक राख एवं धुआं निकलता है। यह सबसे निम्न कोटि का कोयला है। उसके बाद है लिग्नाइट कोयला। कोयला इसमें कार्बन की मात्रा 65 से 70% होती है और पीट में 50 से 60% होती है। इसका रंग भूरा होता है। इसमें जलवाष्प की मात्रा अधिक होती है और लिग्नाइट कोयला को भूरा कोयला के नाम में लिग्नाइट कोयला को भूरा कोयला के रूप में जानते हैं। और उसका तो बिटुमिनस कोयला है। इसे मुलायम कोयला भी कहा जाता है। इसका उपयोग घरेलू कार्यों में होता है। इसमें कार्बन की मात्रा 70% से 85% होती है और लिग्नाइट में 65 से 70% और पीट में 55 से 60% कार्बन की मात्रा होती है। और लिग्नाइट को भूरा कोयला भी कहते हैं
और उसके बाद बिटुमिनस, इसे मुलायम कोयला किसको बोलते हैं, तो बिटुमिनस को मुलायम कोयला भी कहा जाता है, उसके बाद है एंथ्रासाइट कोयला। यह कोयले की सबसे उत्तम कोटि है। इसमें कार्बन की मात्रा 85% से अधिक होती है। द्रव ईंधन लिक्विड फ्यूल, पेट्रोल, डीजल, किरोसिन तेल, उसके बाद अल्कोहल, स्पिरिट सभी द्रव ईंधन का एग्जाम्पल है। असंतृप्त कार्बनिक यौगिक धुएं वाली पीली लौ के साथ जलती है। यहाँ पे क्या, असंतृप्त कार्बनिक यौगिक धुएं वाली पीली लौ के साथ जलती है। असंतृप्त कार्बनिक यौगिक धुएं वाली पीली लौ के साथ जलती है। प्राकृतिक गैस इधर है, यह प्राकृतिक गैस, यह पेट्रोलियम धुआं से निकलती है। इसमें 95% हाइड्रोजन होता है, जिसमें 80% मीथेन होता है। उसके बाद घरों में प्रयुक्त होने वाली द्रवित प्राकृतिक गैस को एलपीजी कहते हैं। यह प्रोपेन एवं ब्यूटेन का मिश्रण होता है, जिसे उच्च दाब पर द्रवित कर सिलेंडर में भरा जाता है। उसके बाद है एलपीजी अत्यधिक ज्वलनशील होती है, अतः इससे होने वाली दुर्घटना से बचने के लिए इसमें सल्फर के यौगिक मिथाइल मरकैप्टन सल्फर की यौगिक को मिला देती है, ताकि इसके रिसर्व को इसकी गंध से पहचान लिया जाए। जीवाश्म ईंधनों में सूक्ष्मतम ईंधन प्राकृतिक गैस ही है। उसके बाद गोबर गैस के बारे में, गीले गोबर पशुओं के मल के सड़ने पर ज्वलनशील मीथेन गैस बनती है, जो वायु की उपस्थिति में सुगमता से जलती है। और उसके बाद गोबर गैस संयंत्र में शेष रहे पदार्थ का उपयोग कार्बनिक खाद के रूप में किया जाता है। और उसके बाद है प्रोड्यूसर गैस के रूप में प्रोड्यूसर गैस है CO+ या N2। और एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यह गैस लाल तप्त कोक पर वायु प्रवाहित करके बनाई जाती है। इसमें मुख्यतः कार्बन मोनोऑक्साइड ईंधन का काम करता है। इसमें 70% नाइट्रोजन, 25% कार्बन मोनोऑक्साइड एवं 4% कार्बन डाइऑक्साइड रहता है। इसका ऊष्मीयमान 1100 से लेकर 750 किलो कैलोरी पर केजी होती है। और प्रोड्यूसर गैस किसका मिश्रण है, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन का। और उसके बाद कांच एवं इस्पात उद्योग में इसका उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। उसके बाद है जल गैस, जिसको वाटर गैस के रूप में भी जानते हैं। और इसका सूत्र CO+ या H2 होता है। इसमें हाइड्रोजन 49%, कार्बन मोनोऑक्साइड 45% तथा कार्बन डाइऑक्साइड 4.5% होती है। रक्त तप्त कार्बन पर जलवाष्प प्रवाहित करने पर जल गैस प्राप्त होता है। और जल में हाइड्रोजन होती है, तो इसलिए जल गैस में CO+ या H2 होती है। तो CO दोनों में है। प्रोड्यूसर गैस या इसको वायु अंगार गैस भी कहा जाता है। और इसका सूत्र CO+ या N2। और जल गैस जिसको भाप अंगार गैस भी कहा जाता है, और CO+ या H2 इसका सूत्र हो जाएगा। रक्त तप कार्बन पर जलवाष्प प्रवाहित करने पर जल गैस प्राप्त होता है। इसे भाप अंगार गैस भी कहा जाता है। इसकी ऊष्मीयमान 2500 से 2800 किलो कैलोरी पर केजी होती है। और इधर प्रोड्यूसर गैस यानी कि इसको प्रोड्यूसर गैस का ऊष्मीयमान कितना होता है, 1100 से लेकर 1750 किलो कैलोरी पर केजी होती है। प्रोड्यूसर गैस को वायु अंगार गैस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वायु अंगार गैस कहा जाता है। और उसके बाद है इसे भाप अंगार गैस, जल गैस को भाप अंगार के गैस कहा जाता है। और फार्मूला CO+ या H2 है। और इसके ऊष्मीयमान 2500 से 2800 किलो कैलोरी पर केजी होती है। और इसका कितना 1100 से 1750 किलो कैलोरी पर केजी। इसका उपयोग हाइड्रोजन एवं अल्कोहल के निर्माण में अपचायक के रूप में किया जाता है।
यानी कि भाप अंगार गैस का उपयोग हाइड्रोजन एवं अल्कोहल के निर्माण में अपचायक के रूप में किया जाता है। उसके बाद कोल गैस के बारे में है। यह कोयले की भंजक आसवन से बनाया जाता है। यह रंगहीन तीक्ष्ण गंध वाली गैस होती है। यह वायु के साथ विस्फोटक मिश्रण बनाती है। इसमें 54% हाइड्रोजन, 35% मीथेन, 11% कार्बन मोनोऑक्साइड एवं 5% हाइड्रोकार्बन, 3% कार्बन डाइऑक्साइड होती है। उसके बाद ईंधन का ऊष्मीयमान उसकी कोटि का निर्धारण करता है। अल्कोहल को जब पेट्रोल में मिला दिया जाता है तो उसे पावर अल्कोहल कहते हैं, जो ऊर्जा का एक वैकल्पिक स्रोत है। द्रव हाइड्रोजन एवं द्रव ऑक्सीजन का प्रयोग रॉकेट में ईंधन के रूप में यानी ईंधन नोदक के रूप में किया जाता है। उसके बाद प्रति ग्राम ईंधन द्वारा मोचित ऊर्जा की दृष्टि से हाइड्रोजन सर्वोत्तम ईंधन है।